हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर की। मतलब उस पीरियड की जब किंगडम का ट्रांजिशन या वे कन्वर्ट हो रहे थे एम्पायर में, यानी कि जिन रूलर्स का एरिया पहले थोड़ा था, जिसको हम किंगडम के नाम से भी जानते हैं, they were expanding their rules toward a larger area known as empire। इसका मतलब यह था कि अब पावर का कंसोलिडेशन हो रहा था, एक ही व्यक्ति की लीडरशिप में पावर का कंसोलिडेशन हो रहा था। एंशिएंट इंडिया में इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर किंगडम्स। भारत छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, लेकिन जब ये छोटे छोटे किंगडम्स एक बड़े एम्पायर के अंडर में आए, यानी एक रूलर के अंडर में सारे किंगडम की पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई। इसका मतलब किंगडम सब किंगडम्स पर एक ही रूलर की अथॉरिटी या पावर थी। इस चैप्टर में हम एक ऐसे ही एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जिसको मौर्य एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे यह एम्पायर किस प्रकार बना, उन्होंने क्या काम किए, उनकी पॉलिसी क्या थी और इसके शक्तिशाली शासक कौन थे। चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर को हम समझना शुरू करते हैं। अशोका लॉइन्स ऑन कॉइन्स एंड नोट्स। बच्चों, आपने कॉइन्स एंड नोट्स पर यह तस्वीर या पिक्चर बनी हुई देखी होगी। आपको मालूम है ये क्या है? यह भारत का आज राजकीय चिन्ह है, नेशनल एम्ब्लम है। ये लॉइन्स जो कि एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हैं, मौर्य एम्पायर पावर का सिंबल था। ये लॉइन्स वर नोन एज द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि मौर्य एम्पायर की आर्ट और सिंबल का हिस्सा था। यह न केवल मौर्यन एम्पायर की शक्ति को दिखाता है, बल्कि कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज को भी दिखाता है। ये लॉइन आर्ट मौर्य पीरियड की आर्टिस्टिक अचीवमेंट को दिखाता है। कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड एट सारनाथ। लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका को समझे कि ये क्या है। यह कोई अशोका की कैपिटल जिस पर वह अपना शासन चला रहे थे, यह वह नहीं थी। यह एक पिलर का हेड है जिस पर 4 लॉइन एक दूसरे की तरफ पीठ यानी बैक करके बैठे हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह एक पिलर का ऊपरी हिस्सा है एंड इट वाज कार्व्ड इन स्टोन एंड इंस्टॉल्ड अटॉप ए मासिव स्टोन पिलर इन सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। सारनाथ जो कि वाराणसी में है, ठीक है। एक बहुत बड़े पिलर यानी खंबे पर लाइन की मूर्तियां कार्व्ड की यानी कि बनाई गई थी। इसको ही हम लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका के नाम से जानते हैं। सारनाथ जगह जो है, इट होल्ड्स हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंट। इसका अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ये वही जगह है जहां बुद्धा ने अपना पहला सरमन यानी उपदेश दिया था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ में इंस्टॉल करने के पीछे केवल आर्टिस्टिक एंडेवर या प्रयास था, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक चॉइस थी, क्योंकि अशोका जो कि बुद्धा के फॉलोअर थे, इसके इंस्टॉलेशन से मौर्य लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक यानी रिलीजियस और कल्चरल सेंटर को भी दिखाता है। अशोका वन ऑफ द हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट रूलर। अच्छा, अभी तक हमने लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, लॉइन्स ऑन कॉइन्स एंड नोट्स यह समझा और इसे पढ़ा, लेकिन ये अशोका था कौन? चलिए अशोक के बारे में जानते हैं। हु वाज अशोका? अशोका को हम अशोका ग्रेट के नाम से भी जानते हैं और हिस्ट्री में रिमार्केबल या फेमस रूलर की तरह जाना जाता है। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टू गवर्नेंस, एथिक्स एंड स्प्रेड ऑफ आइडियाज। इन्हीं कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको अशोका द ग्रेट भी
कहा गया। अशोका का रिन था 269 BCE, ठीक है, से शुरू हुआ, जो कि हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण पीरियड था। अशोका particularly फेमस थे फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्क्वेरर, पीस एंड मोरल एंड लीडरशिप। अशोका युद्ध त्याग कर पीस और शांति की ओर मुड़ गया था, जो कि हिस्ट्री में उसको एक यूनिक रूलर बनाता है, क्योंकि आज तक किसी भी रूलर ने शांति की ओर मुख नहीं किया, शांति की ओर वह नहीं मुड़ा और कभी भी युद्ध को नहीं त्यागा। हिस्ट्री में केवल अशोका ही एक ऐसे रूलर हैं जिन्होंने युद्ध को त्यागा और शांति को अपनाया। अगर हम ब्रीफ में देखें तो हम ये कह सकते हैं, अशोका लॉन्च ऑन कॉइन्स एंड नोट्स कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड एट सारनाथ आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर पावर एंड कल्चरल वैल्यू। ये उनकी कल्चरल वैल्यूज और पावर को दिखाता है सारनाथ में जो उन्होंने पिलर को स्थापित किया। Ashoka's unique role as one of history's greater ruler is defined by his transformation from a conqueror to a promoter of peace and morality. Ashoka's unique role as one of history's greatest ruler is defined by his transformation from a conqueror to a promoter of peace and morality. अशोका ने युद्ध को त्यागा और पीस और मॉरलिटी की तरफ वो मुड़ गए। His empire was founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो मौर्य एम्पायर था ये उनके दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी फाउंडेशन की थी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, which laid the foundation for the Maurya dynasty's prominence in ancient India। चलिए अब हम मौर्य एम्पायर के बारे में और अधिक जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है। जो मौर्य एम्पायर की जो फाउंडेशन की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। एंड हिज राइज टू पावर वाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज चाणक्य, आल्सो नोन एज कौटिल्य। तो इसमें जो स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग की थी चंद्रगुप्त मौर्य को रूलर बनाने के लिए और मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में, वह थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य गाइडेंस एज डॉक्यूमेंटेड इन अर्थशास्त्र प्लेड ए पिवटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। जो चाणक्य की जो भी गाइडेंस थी, जो भी रूल्स थे, वो एक किताब में लिखे हैं जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। उसने चाणक्य के इन्हीं रूल्स ने मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी हेल्प की। अंडर चंद्रगुप्ता's लीडरशिप एंड चाणक्य's काउंसिल, यानी कि चंद्रगुप्त की लीडरशिप में रूलर एज ए रूलर और चाणक्य की काउंसलिंग यानी कि सूझबूझ और सुझावों के कारण ही द एम्पायर एक्सपेंडेड एंड इवोल्व्ड इनटू ए फॉर्माइडेबल स्टेट। एक ऐसा एम्पायर बना जिसको कोई हरा नहीं सकता था, झुका नहीं सकता था, इतना सशक्त, इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली। सिटीज इन द एम्पायर पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन। अब हम सिटीज के बारे में समझते हैं कि उसकी जो प्रोमिनेंट सिटीज थी वह कौन कौन सी थी। पाटलिपुत्रा सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये जो पाटलिपुत्र सिटी थी उस समय की, ये आज बिहार में सिचुएटेड है। सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर, ये उनकी कैपिटल भी थी मौर्य एम्पायर की। इट वाज ए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब होस्टिंग द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द एम्पायर, और यहीं से वे अपना रूल भी सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि रूल चलाते थे। तक्षशिला लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, आज तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में प्रेजेंटेड है। was strategically important as it acted as a gateway to the northwest, connecting the Maurya Empire with the Central Asia। ये नॉर्थ वेस्ट में जब हम जाते हैं तो ये वहाँ का एक गेटवे था तक्षशिला, ठीक है, जो कि
मौर्य एम्पायर को सेंट्रल एशिया से जोड़ता था, उस तरफ के देशों से जोड़ता था। इट वॉज ऑल्सो रिनाउंड फॉर इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। वहाँ पे उस समय तक्षशिला अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए भी जाना जाता था। अब हम उज्जैन के बारे में समझते हैं। इट वॉज पोजीशन इन द इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आज आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, उज्जैन उस समय की प्रोमिनेंट सिटी थी जो कि आज मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। वॉज अनदर सिग्निफिकेंट सिटी विद इन द एम्पायर पोजिशन्ड ऑन ए की ट्रेड रूट फ्रॉम द नॉर्दर्न टू सदर्न इंडिया। तो ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता था, उज्जैन सिटी एक रूट बनाता था जिससे हम सदर्न इंडिया यानी कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच ट्रेड रूट बन सके, वहाँ उनके बीच में व्यापार हो सके। तो हमने तीनों सिटीज़ के बारे में पढ़ा, पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये उनकी कैपिटल थी जो कि बिहार में है, तक्षशिला जो कि नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, आज प्रेजेंट में वे आज पाकिस्तान में है। उज्जैन आज हमारे भारत में ही है लेकिन ये मध्य प्रदेश स्टेट में है, ठीक है, आज की उनकी लोकेशन मध्य प्रदेश से हम पहचान सकते हैं। अब समझते हैं डाइवर्सिटी इन द एम्पायर, यानी कि एम्पायर में भी डाइवर्सिटी क्यों थी, अलग विविधता क्यों थी। द मौर्य एम्पायर वाज जियोग्राफिकली एक्सटेंसिव। देखो जो मौर्य एम्पायर था बहुत फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव था, पाकिस्तान से लेकर के बिहार तक, नीचे चले जाएंगे या तो आप महाराष्ट्र तक, इतना एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल एरिया था मौर्य एम्पायर का। कवरिंग ए डाइवर्स रेंज ऑफ लैंडस्केप, गंगेटिक प्लेन्स टू एरिड रीजन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड फॉरेस्टेड एरिया इन द सेंट्रल इंडिया। जितने भी अपना सेंट्रल फॉरेस्टेड एरिया हैं उनको इंक्लूड करता था, चाहे वो गंगा का प्लेन हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट का एरिड रीजन्स हो, सूखा हो, रेगिस्तान हो, ठीक है। द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी गेव राइज टू ए मल्टीट्यूड of culture, traditions and ways of life within the empire। तो यानी कि हर जगह आप देखेंगे कि जब इतना बड़ा एरिया था तो उसमें कल्चरल ट्रेडिशन एंड वेज ऑफ लाइफ, जिसमें लोग तरह तरह के कल्चर अडॉप्ट कर रहे थे, इतने बड़े एरिया में ट्रेडिशंस अडॉप्ट कर रहे थे, उनकी वे ऑफ लाइफ भी सबकी डिफरेंट थी, तो इनमें डाइवर्सिटी थी। इतने बड़े एम्पायर में, इतने बड़े एरिया में हर लोग अपने तरीके से रह रहा था, वो अलग अलग कल्चर अडॉप्ट कर रहे थे, ट्रेडिशंस थे, वेज ऑफ लाइफ थी। द मौर्य एम्पायर एबिलिटी टू एकोमोडेट इन गवर्न दिस डाइवर्सिटी वाज ए टेस्टामेंट टू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। ये उस समय की उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज थी कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी उन्होंने इस पूरे भारत को बांध करके रखा, अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चलाया, ठीक है। That's why we are saying diversity in the empire। ये डाइवर्सिटी थी। वेरियस लैंग्वेजेस, फूड एंड क्लोथिंग। अब आप ये समझ ही सकते हैं कि जब इतने बड़े एरिया पे मौर्य एम्पायर रूल कर रहा था तो हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, फूड स्टाइल थे और क्लॉथिंग या फिर पहनने का सिस्टम था। भाई आप राजस्थान में जाएंगे तो वो कुछ और कपड़े पहन रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे तो वो गर्म कपड़े पहनते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहाँ आदिवासी लोग रह रहे थे, गोंड जाति के लोग थे जो अपने अपने कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे और अपने वेज ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करके रह रहे थे। तो डिफरेंट रीजन्स विद इन द मौर्य एम्पायर हैड देयर ओन लैंग्वेजेस रिफ्लेक्टिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द एम्पायर्स culinary landscape was similarly diverse, with each region boasting its distinct cuisines based on local ingredients and traditions। खाना भी अलग अलग था, ट्रेडिशंस, खाने की भी ट्रेडिशंस अलग अलग थे, ठीक है। भाई साउथ में जाओगे तो आपको डोसा मिलेगा, नॉर्थ में जाओगे तो छोले भटूरे मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे फूड की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अगर संक्षेप में या समरी में हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं द मौर्य एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अभी तक हमने इसमें क्या सीखा बच्चों कि मौर्य एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य with the guidance of Chanakya was a vast and diverse realm with important cities such as Patliputra,
तक्षशिला एंड उज्जैन। ठीक है, इसकी फाउंडेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की काउंसलिंग से किया कि वह एक बहुत बड़े डाइवर्स, जिसमें अलग अलग बोली थी, भाषाएं थी, कपड़े पहनने के स्टाइल थे, उनकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज थी वो पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन थी। और ये जो मौर्य एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य एज ए रूलर और चाणक्य की सूझबूझ और उनके रूल्स के कारण ही वे इतना बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश हो सका। द डाइवर्सिटी स्पैनिंग लैंग्वेजेस, cuisines and clothing was a defining feature of the empire. The Maurya Empire's ability to manage and govern this diversity was an impressive facet of its administration. वो दिखाता है कि इतने बड़े एरिया को उन्होंने किस कुशलता से, कितनी उनके अंदर कितनी अच्छी एबिलिटी थी मैनेज करने की इतने बड़े एरिया को। ठीक है, अभी समझते हैं कि द सेंट्रल कंट्रोल इन द पाटलिपुत्र रीजन। पाटलिपुत्र सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर वाज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द एम्पर। अच्छा, यहाँ पे जो शासक था वो, क्योंकि ये बिहार में ही सिचुएटेड था तो ये उसकी कैपिटल भी थी, तो ये डायरेक्टली एम्परर के कंट्रोल में था। किसकी बात कर रहे हैं हम? पाटलिपुत्र की। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन दिस रीजन allowed for efficient governance and direct oversight of the administrative affairs. अच्छा, अब जो पावर थी वो एक ही सेंट्रलाइज्ड थी, एक ही पर्सन के, एक ही एम्परर के हाथों में थी, जिससे क्या था, गवर्नेंस बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, और डायरेक्ट थे। ठीक है, तो मतलब कि अब क्या था कि अब कोई और राजा बीच में नहीं था और जो मेन रूलर था वह इनको डायरेक्टली होल्ड कर रहा था, अपना शासन चला रहा था। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। अच्छा, अब यह है कि राज्य को चलाने को भी टैक्स इनकम तो चाहिए, और राजा की इनकम कहाँ से होती है? लोगों से टैक्स लेकर के। अब ये टैक्स के सोर्सेस क्या क्या थे? ऑफिशियल वर अपॉइंटेड इन पाटलिपुत्रा एंड इट्स सराउंडिंग एरिया टू कलेक्ट टैक्सेस। तो ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया कि भाई आप जाकर के लोगों से टैक्स लेकर के आओ। तो ये टैक्स देने वाले लोग कौन थे सोसाइटी में? ये थे फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर। ठीक है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर वाज ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज ऑफिशियल्स, ensuring compliance with the ruler's decrees and collecting revenue for the empire. तो ये उसी ऑफिशियल की जिम्मेदारी होती थी कि वह लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करे और टैक्स को भी वहां से कलेक्ट करके राजा तक पहुंचाए। ऑफिशियल सैलरीज, मैसेंजर्स एंड स्पाइज। अब ऑफिशियल कौन कौन थे, सैलरीज कैसे मिलती थी, मैसेंजर कौन थे, और उस समय पे जासूस बहुत हुआ करते थे, स्पाइज। The emperor appointed a cadre of officials to manage different administrative functions. तो वो डिफरेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था डिफरेंट काम करने के लिए। These officials received salaries for their service. और ये ऑफिशियल क्या करते थे? अपने काम की तनख्वाह लेते थे, सैलरी लेते थे, which was a common practice in ancient empires. Messenger were crucial for maintaining communication. मैसेंजर लोग थे कि अभी इधर का राजा का संदेश उधर दूसरी जगह पहुंचाना। और स्पाइस क्या करते थे? प्लेड ए रोल इन सर्विलेंस एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कि वो वॉच रखते थे कि कोई हमारे पर आक्रमण तो नहीं कर रहा, कोई और दूसरा देश हमारे पर आक्रमण नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी। सुपरविजन बाय द एम्परर एंड सीनियर मिनिस्टर्स। द एम्परर प्लेड ए central role in supervising the activities of official and ensuring that governance was carried out effectively. तो ये राजा अपने हाथ में ही इस पावर को रखता था कि वो सबको वॉच करता था, सुपरवाइज करता था, ऑफिशियल्स को भी। ठीक है, ताकि गवर्नेंस को सही से चलाया जा सके। सीनियर मिनिस्टर असिस्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हेल्प मैनेज वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अच्छा, जो मिनिस्टर्स थे वो राजा के, वो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते थे कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कि हम ये डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रोविंशियल रूल इन एरियाज लाइक तक्षशिला एंड उज्जैन। अच्छा, अब बात करते हैं तक्षशिला और उज्जैन की, जो कि तक्षशिला क्या था? गेटवे था। ठीक है, जो सेंट्रल एशिया को
कनेक्ट करता था इंडिया से। While Patliputra was the central seat of authority, provinces such as Taxila and Ujjain were governed with a degree of autonomy. अब उनको ऑटोनॉमी के साथ मतलब कि चलाया जाता था, ठीक है। लोकल गवर्नेंस ऑफन रॉयल प्रिंसेस वर सेंट टू ओवरसी दीज रीजन्स अलाउइंग फॉर ए मोर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो उनको खुद को एक ऑटोनॉमी दी जाती थी अपना क्षेत्र चलाने की कि भाई आप अपना क्षेत्र, लेकिन यहाँ से जो गवर्नर रॉयल प्रिंसेस जाते थे वो देखते थे उनको कि भी वहाँ पे डिसेंट्रलाइज फॉर्मेशन है कि नहीं है, यानी कि वह लोग, तो इसमें तक्षशिला और उज्जैन जैसी सिटी को ऑटोनॉमी दी जाती थी कि भाई आप अपना राज्य अपने तरीके से चलाएं, लेकिन उनके ऊपर वॉच जरूर रखा जाता था, उनके ऊपर सुपरविजन रखा जाता था, ठीक है। इसी को हम डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कहते हैं कि भाई हम उनको ऑटोनॉमी भी दें कि वे अपनी गवर्नेंस खुद चला सके। लोकल कस्टम्स एंड रूल रिस्पेक्टेड। अब इतने बड़े एरिया में हर तरीके के कस्टम्स थे, हर तरीके से लोग जी रहे थे, तो मौर्य एम्पायर में उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाता था और इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि भाई आप अपने लोकल कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं और ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। इन प्रोविंसेस लाइक तक्षशिला एंड उज्जैन, लोकल कस्टम्स एंड रूल वर ऑफन रिस्पेक्टेड, allowing for a degree of self-governance that aligned with regional practices, कि वह लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सके, उनको भी ये छूट दी जाती थी, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स कलेक्शन कैसे होते थे, अब हम बात करते हैं कि भाई रिसोर्सेज, भाई किसी ने राज्य चलाने के लिए रिसोर्सेज की तो बहुत ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? सैनिकों को सैलरी देनी है, ऑफिशियल्स को सैलरी देनी है, स्पाइस को सैलरी देनी है, राजा को खुद अपने खर्चे चाहिए, ठीक है, गरीब लोगों की हेल्प भी करनी है। तो वो रिसोर्सेज राज्य चलाने के लिए, रूल करने के लिए कहाँ से आते थे? सबसे पहले तो देखिए, कंट्रोल ऑफ रोड्स एंड रिवर्स। द मौर्य एम्पायर sought to establish control over key transportation routes इंक्लूडिंग बोथ रोडवेज एंड रिवर सिस्टम। उस समय पे रोड और रिवर के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो इस पे उनका कंट्रोल था। मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर दीज वाइटल आर्टरीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड enabled efficient resource collection and facilitated the movement of goods and personnel within the empire। कि भाई बाहर से जो हमारे पास चीज़ें आएंगी, गुड्स आएगा, वो इन्हीं रूट से आएगा, यहाँ से बाहर जाएगा बिकने के लिए तो भी इन्हीं रूट से जाएगा, ठीक है। तो क्या होता था, तो ये जो एक तरीके से हमारे रिसोर्सेज थे, रोड एंड रिवर्स, ठीक है, जिन पे इकोनॉमी और ट्रेड डिपेंड करते थे, तो ये किसके अंडर में थे? उस समय मौर्य एम्पायर के अंडर में थे। कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब रिसोर्सेज को एज ए टैक्स और ट्रिब्यूट के रूप में भी कलेक्ट किया जाता था। रिसोर्सेज वर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस रीजन्स विद इन द एम्पायर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट। कि भाई ये राज्य चलाने के लिए वो टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था। टैक्सेस वर लीविड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज, अब किस किस पे टैक्स लगाया जाता था? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे। भाई आप खेती कर रहे हैं तो इतना हिस्सा राजा के पास जाएगा, ठीक है, इतना हिस्सा आप खा सकते हैं, इतना आप बेच सकते हैं, ठीक है। ट्रेड पे, ठीक है, भाई आप अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं तो उस पर टैक्सेस थे। क्राफ्टमैनशिप पे प्रोडक्ट टैक्सेस थे। प्रोवाइडिंग एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर द एम्पायर, ताकि एम्पायर के पास एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू यानी कि इनकम आती रहे। ये टैक्स इसलिए लगाना जरूरी था। ट्रिब्यूट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन्स नो फॉर प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज which were then sent to the central authority as a form of homage। मतलब कि एज ए श्रद्धांजलि के रूप में जो ट्रिब्यूट किया जाता था कि भाई ये हम आपको अपनी खुशी से दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में वहाँ से आते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन्स लाइक द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट और साउथ इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस था उस समय पे? तो देखिए, तो मौर्य एम्पायर हैड पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस ड्यू टू देयर रिसोर्सेज, वेल्थ एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसकी वजह से भी उसका एक पर्टिकुलर महत्व था, ठीक है, उनके रिसोर्सेज की वजह से, कि उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे।
द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग एरिया नियर तक्षशिला, तक्षशिला जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, आज की तारीख में पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लेड ए वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक ब्लैंकेट्स एंड सर्व्ड एज ए गेटवे टू सेंट्रल एशिया। वहाँ से क्या आते थे, वहाँ पे उन चीज़ों का प्रोडक्शन होता था जैसे ब्लैंकेट्स का, और ये सेंट्रल एशिया से एक तरीके का हमारा रूट बनाता था जोड़ने का, ठीक है। और उससे क्या होता था, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती थी कि हम दूसरे देशों में भी माल बेच सकते थे और उनका माल इधर आकर के भी बिक सकता था। साउथ इंडिया वाज रिनाउंड फॉर इट्स अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस जेमस्टोन्स। अब जेमस्टोन्स और गोल्ड वगैरह कहाँ से, जैसे कर्नाटक है साउथ इंडिया में, वहाँ से गोल्ड बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका उस समय पे बहुत महत्व था कि वहाँ से गोल्ड को माइन किया जाता था, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता था वहाँ से, मेकिंग इट एन इकोनॉमिकली क्रिटिकल रीजन फॉर द एम्पायर। ये वहाँ से गोल्ड आ रहा है, जेम स्टोन्स आ रहा है, तो उसका तो महत्व अपने आप में बढ़ गया ना, ठीक है। ट्रिब्यूट फ्रॉम फॉरेस्टेड रीजन्स इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट रीजन्स थे वहाँ से हमें क्या क्या मिलता था, मौर्य एम्पायर को क्या क्या मिलता था। फॉरेस्टेड रीजन्स वर ऑफन इनहेबिटेड बाय इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज that contributed valuable resources at tribute to the Maurya officials। तो वहाँ के रहने वाले लोग जो वहाँ से रिसोर्सेज को कलेक्ट करते थे, वो उसको उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन था उन लोगों का, ठीक है, मौर्य एम्पायर में। दीज रिसोर्सेज इंक्लूडेड, क्या क्या रिसोर्सेज थे भाई, एलिफेंट विच वर क्रूशियल फॉर वेरियस पर्पजेज। भाई हाथी कहाँ यूज होते थे, युद्ध में यूज होते थे, ठीक है, सबसे पहले। टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्पजेज। अब टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ, जंगल से क्या मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, अब वो महल बनाने, घर बनाने, कितने, और वहाँ से क्या क्या मिलता है, हनी, वैक्स, जो कि रात के समय रोशनी करने के काम में आता था, वैक्स, हनी, शहद काम में आता था, शहद एज ए रिसोर्सेज मौर्य एम्पायर को मिल रहा था फॉरेस्ट से। ट्रिब्यूट फ्रॉम फॉरेस्टेड एरिया हैड helped sustain the Maurya Empire's resources, need and economic prosperity। तो ये सब चीजें जो ट्रिब्यूट हो रही थी फॉरेस्ट से, इससे मौर्य एम्पायर की नीड और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, ठीक है, नीड भी उसकी कंप्लीट हो रही थी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो रही थी। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चों। हमने बात करी है यहाँ पे रिसोर्स कलेक्शन की, ठीक है। अब बात करेंगे हम अशोक का यूनिक रूलर, क्यों वो एक यूनिक रूलर था। हमने बात कर ली कि भाई यहाँ पे कैपिटल ऐसी ऐसी थी, यहाँ की सिटीज ऐसी थी, यहाँ पे रिसोर्सेज कलेक्शन क्या थे, अब यहाँ के ऑफिशियल्स क्या क्या थे, ठीक है। तो अब बात होगी कि ये यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो रूलर थे अशोका, वो यूनिक क्यों थे, ठीक है। अशोका अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। अशोका राजा होते हुए भी लोगों से कम्युनिकेट करता था, लेकिन किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, कि वह किसी शिला पे अपने कुछ उपदेश, अपने कुछ आइडियाज उन पे नोटेट करता था, कार्व्ड करता था, ताकि उन पत्रों पे लिखे हुए को पढ़ करके लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। अशोका was a distinctive ruler who sought to communicate directly with his subjects. He employed inscriptions as a means to disseminate his messages, policies and moral guidance to the people of his vast empire. वह अपनी पॉलिसीज को, अपनी गाइडेंस को, अपने मैसेजेस को फैलाता था, स्प्रेड करता था इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। These inscriptions served as a public outreach strategy to ensure that his principles and policies were widely known and understood। Widely known and understood कि ये इंस्क्रिप्शन एज ए स्ट्रेटेजिकली पब्लिक के पास तक उनका मैसेज पहुंचाते थे, उनके प्रिंसिपल पॉलिसीज को, ताकि लोग उनको समझ सकें। यूज ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको किस भाषा में लिखा गया, वह थी प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। यूज ऑफ प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट।
अब अशोका ने जो अपने इंस्क्रिप्शन कर्व्ड करवाए उनको किस लैंग्वेज में लिखा गया? उनको लिखा गया प्राकृत लैंग्वेज में, ए पॉपुलर वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द टाइम। ये उस समय की बहुत फेमस और आम बोलचाल की लैंग्वेज थी। इसमें इसलिए ये मैसेज लिखवाए गए ताकि लोगों तक उनकी आम बोलचाल की भाषा में वह मैसेज पहुंच सके। द यूज ऑफ प्राकृत एज अपोज टू मोर एक्सक्लूसिव लैंग्वेजेस मेड द इंस्क्रिप्शंस एक्सेसिबल टू ए ब्रॉडर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तक वह मैसेज पहुंचे, इसलिए वह इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एन अर्ली स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया वाज यूज्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्क्रिप्शंस। तो इनको लिखने का जो तरीका था, स्क्रिप्ट थी, वह क्या थी? वह थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है। अशोका's ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द वॉर इन कलिंगा। अच्छा, अब अशोका का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिस युद्ध के बाद वह कॉन्क्वेरर से एक पीस की तरफ ट्रांसफॉर्म हुआ, वह कलिंग का युद्ध था। कलिंग आज की तारीख में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वह आज उड़ीसा है। वन ऑफ द डिफाइनिंग मूवमेंट्स इन अशोका's reign was the Kalinga War, a conflict in coastal Odisha, witnessing the massive violence। जब कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात, ब्लड शेड हुआ, तो अशोका पे इसका बहुत ज़्यादा और प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ। The horrors of war led to a transformation in his beliefs and approach to governance। ठीक है, तो इस हॉरर को देख करके, इस इतने रक्तपात को देख करके, इतने ब्लड सेट को देख करके अशोका ट्रांसफॉर्म हुआ। एज ही रिजॉल्व टू अवॉइड फर्दर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने फर्दर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से मना कर दिया, उसको अवॉइड किया, और उसने इस चीज़ का रिजोल्यूशन लिया कि अब वह आगे किसी भी एरिया पे आक्रमण नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। डिसीजन टू गिव अप कॉन्क्वेस्ट एंड प्रमोट पीस एंड धमा। धमा का मतलब होता है बच्चों धर्म, और पीस का मतलब शांति। ठीक है, तो उसने युद्ध को त्यागा किसके लिए? पीस के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। He embraced a policy of promoting peace, morality and dhamma. Dhamma is what is set of moral and ethical principles. ठीक है बच्चों, अशोका's focus shifted from territorial expansion। अब उसका ध्यान टेरिटोरियल एक्सपेंशन की जगह, अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करने की जगह क्या रहा? वेलबींग एंड मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। लोगों का वेलबींग करना, उनकी भलाई करना। मेकिंग ए सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इंपीरियल प्रैक्टिसेस। अब जो इंपीरियल प्रैक्टिसेस थी, अब उसने वह छोड़ दी थी और वह वेलबींग एंड मोरल अपलिफ्टमेंट की तरफ ट्रांसफर हो गया था। अशोका ए यूनिक रूलर में हमने आज समझा, अशोका वाज नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू कनेक्ट विद हिज पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, कि वह इंस्क्रिप्शन के थ्रू, उन मैसेजेस के थ्रू लोगों से जुड़ रहा था। और यह इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए। हिज ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग द कलिंगा वार वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज रेन। तो कलिंग का युद्ध उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा, लीडिंग हिम टू अबंडन फर्दर कॉन्क्वेस्ट एंड अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड मोरल प्रिंसिपल थ्रू धमा। अब वह क्या था? उसने युद्ध त्याग दिया था और प्रमोट कर रहा था पीस और मोरल प्रिंसिपल को धमा के थ्रू, कि हमें लाइफ को किस तरीके से और सद्भावना पूर्ण, धमा के वे वह रूल थे जिसमें लाइफ को सद्भावना पूर्ण तरीके से जिया जाता था। उनको जीने के एक मोरल और एथिकल प्रिंसिपल सेट किए गए।
जिसमें किसी को हार्म नहीं करना था। दिस शिफ्ट इन अप्रोच मार्क्ड अशोका एज ए रूलर विद ए प्रोफाउंड कमिटमेंट टू एथिकल गवर्नमेंट, कि इन सब चीज़ों ने उसको एक अलग रूलर बनाया, एक महान शासक बनाया। आई थिंक ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात होती है अशोकाधमा की, ठीक है। अब देखते हैं कि अशोकाधमा एग्जैक्टली था क्या। पहले हम समझ चुके हैं कि इट वाज ए सेट ऑफ एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। जैसे कि हमने पहले बताया कि अशोकाधमा वाज ए सेट ऑफ एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल दैट ही एम टू प्रमोट विद इन हिज एम्पायर, कि वह उन प्रिंसिपल्स को और सेट ऑफ एथिकल्स प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना चाहता था अपने एम्पायर में, अपने राज्य में, अपने। इट एम्फेसाइज्ड वर्चुअस कंडक्ट, अच्छा कंडक्ट, कंपैशन, दयालुता एंड ए सेंस ऑफ ड्यूटी, और लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी आए, अपने कर्तव्य का पालन करना आए, विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग ए जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी, कि इससे हम एक अच्छी सोसाइटी बना सके। इट वॉज द अशोकाधमा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अशोकाधमा क्या है तो आप क्या बताएंगे? इट इज ए सेट ऑफ एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स टू प्रमोट नो वर्शिप ऑफ गॉड्स और सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व्ड, अनलाइक ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट ऑफन इन्वॉल्व रिचुअल्स, डाइटीज एंड सैक्रिफाइसेस। अशोका के धमा से पहले क्या था कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसमें कुछ रिचुअल्स होते थे, एक प्रैक्टिस होती थी, डाइटीज होते थे, देवी देवता होते थे, और उसमें एनिमल्स का सैक्रिफाइस भी होता था। लेकिन अशोका के धमा में ऐसा कुछ नहीं था। इसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती थी और किसी भी एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं होता था, बलि नहीं दी जाती थी। इट फोकस ऑन गाइडिंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स एथिकल लिविंग। इसमें केवल इस बात पे जोर दिया गया, इस पे फोकस किया गया कि लोग अपना जीवन एथिकल, एक मोरल तरीके से जिए, रेदर देन रिलीजियस राइट्स। इसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी थी, किसी एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं करना था। ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड सब्जेक्ट्स। Ashoka believed that like a father guiding his children, he had a duty to instruct and guide his subjects in moral and ethical behavior. अपने आप को एक शासक और पिता की तरह मानकर और अपने जो लोग थे, उसकी जो प्रजा थी, उसको बच्चों की तरह समझ करके उनके प्रति एक ड्यूटी उन्होंने समझी, और एक ये ड्यूटी समझी कि मैं उनको इंस्ट्रक्ट करूं और गाइड करूं कि वे एथिकल, कि उन्होंने ये अपनी ड्यूटी समझी कि वह इंस्ट्रक्ट करें कि लोग अपना जीवन एथिकल तरीके से जिए, मोरल तरीके से जिए। ही सॉ हिमसेल्फ एज ए मोरल टीचर टू हिज पीपल। उन्होंने यह समझा कि वह उनके एक टीचर भी हैं जो उनकी प्रजा है, एमिंग टू इम्प्रूव देयर लाइव्स through ethical principles. Inspiration from the teaching of the Buddha. अब अशोका जो थे वो इंस्पायर्ड थे किससे? बुद्धा से और उनकी टीचिंग से। अशोका was deeply influenced by the teachings of the Buddha, which emphasized compassion, non-violence and moral conduct. और बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी? वह थी कंपैशन, दयालुता, नॉन वायलेंस, किसी पे हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, एंड मोरल कंडक्ट, और अपने जीवन को मोरल तरीके से नियमों के अनुसार जीना, ठीक है। दैट वाज द मोरल कंडक्ट। द बुद्धा टीचिंग सर्व्ड एज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अशोकास धमा। तो बुद्धा की जो टीचिंग थी, वह उनके जो अशोका का जो धमा था वह उनका सोर्स था। तो अशोका के धमा का क्या सोर्स था? वह था बुद्धा की टीचिंग्स। वे इससे इंस्पायर्ड थे और वह लोगों को वही शिक्षा देना चाहते थे जो बुद्धा की टीचिंग्स थी। प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड अशोका। लेकिन इतना करने पर, अच्छा सोचने पर भी अशोका के साथ एक ट्रबल थी, एक प्रॉब्लम थी। वह थी
सोसाइटल इश्यूज, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो रहे थे उसके विजन में और एथिकल सोसाइटी में। These problems included religious conflicts। अब देखो, अब अशोका के धमा से पहले बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स हो रहे थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, ठीक है, और स्लेव्स के साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा था, सर्वेंट्स के साथ हो रहा था, डिस्प्यूट विद इन फैमिलीज एंड अमंग नेबर्स हो रहे थे। तो उनका जो एथिकल था वह कंफ्लिक्ट हो रहा था इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ें समाज में थी, उस समय सोसाइटी में चल रही थी, लेकिन इमोरल चीज़ें भी समाज में हो रही थी, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट्स हो रहे थे कि वह ठीक तरीके से अपने धमा को इम्प्लीमेंट कर सकें सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत बुराइयां थी वहाँ पर। कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। अब एक रिलीजन तो था नहीं, वहाँ पे कई रिलीजन्स थे, तो उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी अशोका के धमा को इस्टेब्लिश करने में। द मौर्य एम्पायर encompassed a diverse population practicing various religions. Differences in religious beliefs occasionally led to conflicts and tensions among the people which Ashoka sought to address. इससे क्या हुआ कि अशोका के धमा से और रिलीजियस बिलीफ में टेंशन पैदा हो गई, कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। एनिमल सेक्रीफाइसेस वर ए कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिस, जैसा मैंने आपको बताया, उस समय पे एनिमल्स की सेक्रीफाइस किया जाता था। एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वाज प्रेवलेंट। और हर जगह सर्वेंट से और स्लेव से, वो उस समय पे स्लेव्स की प्रथा थी, ठीक है, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। अशोका कंसीडर्ड दीज प्रैक्टिसेस मॉरली रॉन्ग, लेकिन अशोका जो उस समय पे शासक थे वो उसको गलत समझते थे। एंड एम्ड टू इरेडिकेट देम थ्रू हिज धमा, और वह उनको, इस बुराइयों को वह हटाना चाहते थे अपने धमा के थ्रू, अपने मोरल प्रिंसिपल्स के थ्रू। फैमिली एंड नेबर डिस्प्यूट्स। उस समय पे क्या था, क्रूअल्स होते थे, झगड़े होते थे, फैमिलीज में होते थे और नेबर्स के बीच आपस में होते थे। वर सोर्सेज ऑफ डिस्कॉर्ड एंड सोशल इनस्टेबिलिटी। Ashoka felt a responsibility to mediate and resolve such dispute as part of his efforts to create a more peaceful and harmonious society. उन्होंने सोचा कि उनको इसमें इंटरफेयर करना है इन डिस्प्यूट्स में, और अपने धमा के थ्रू वह एक पीसफुल और हार्मोनियस सोसाइटी बना सकते हैं। आई थिंक अशोका का धमा आप समझ चुके हैं बच्चों, किस तरीके से अशोका ने एक प्रिंसिपल और मोरल सेट्स को सोसाइटी में लाने की कोशिश करी, लेकिन उनको कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे जो ऑलरेडी जो रिलीजियस रिचुअल्स हो रहे थे उनकी तरफ से, अदर रिलीजन्स की तरफ से, फैमिली डिस्प्यूट्स की तरफ से, जिसको उन्होंने अपने धमा के थ्रू रिजॉल्व करने का फैसला किया। स्प्रेडिंग धमा। अब धमा तो सेट तो बन गए, लेकिन अब अशोका के धमा तो बन गया, लेकिन उन्होंने उसको स्प्रेड किस तरीके से किया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल नोन एज धमा महामता। तो उन्होंने एक ऑफिशियल को इसके लिए अपॉइंट किया जिसको हम धमा महामता के नाम से जानते हैं। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धमा महामता टू कैरी आउट द मिशन ऑफ स्प्रेडिंग धमा थ्रू आउट द एम्पायर। ऑफिशियल्स रोल इन टीचिंग पीपल अबाउट धमा। अब ऑफिशियल्स का रोल क्या रहा? These officials were tasked with the responsibility of teaching people about Dhamma, imparting moral and ethical principle to the subjects. जो अपॉइंट किए गए थे, जैसे धमा महामता, वह उसको स्प्रेड कर रहे थे, इम्पार्ट कर रहे थे लोगों के बीच में। इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स एंड पिलर फॉर पब्लिक अवेयरनेस। इसके लिए क्या क्या किया गया? अवेयरनेस फैलाने के लिए, धमा का मैसेज पहुंचाने के लिए अशोका ऑर्डर्ड इंस्क्रिप्शन टू बी कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, कि उनके जो धमा के जो मैसेज हैं कार्व्ड किए जाएं, उकेरे जाएं रॉक किस पर? रॉक्स पे और पिलर्स पे। मेकिंग हिज मैसेज एक्सेसिबल टू दोज हु कुड रीड इट
एंड इंश्योरिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ हिज धमा, ताकि वे उन मैसेज को पढ़ें और अवेयर हो सके कि ये धमा है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, उनके मैसेज उन तक पहुंच सके। सेंडिंग मैसेंजर टू स्प्रेड धमा टू अदर लैंड्स, अब यही नहीं कि केवल भारत में ही, अब अदर लैंड्स पे भी, अदर कंट्री में भी मैसेंजर्स को भेजा गया। अशोका कमिटमेंट टू स्प्रेडिंग धमा एक्सटेंडेड बियॉन्ड हिज एम्पायर्स बॉर्डर्स, अपने एम्पायर के बॉर्डर के बाहर भी अशोका ने अपने धमा को फैलाया। ही सेंट मैसेंजर टू फॉरेन लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस and even his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka to promote these ideas abroad। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और डॉटर यानी कि बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा, ताकि वे उन मैसेजेस को वहाँ पे प्रमोट कर सकें और भेज सकें। बिल्डिंग रोड्स, डिगिंग वेल्स एंड कंस्ट्रक्टिंग रेस्ट हाउसेज as a part of his commitment to the welfare of his subjects for the people, Ashoka initiated various infrastructure projects। उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया, कुएं खुदवाए, वाटर सप्लाई अच्छी करी, रेस्ट हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि कोई भी पथिक कहीं जा रहा है तो वह रास्ते में आराम कर सके, और पिलग्रिम्स, और जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थ यात्री होते थे, तीर्थ करने जाते थे, वह वहाँ पे रुक करके रेस्ट कर सके। रोड अच्छे करवाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, केवल ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एनिमल्स तक के ट्रीटमेंट का उन्होंने अरेंजमेंट किया। अशोका लेगेसी एज ए रूलर हु प्रमोटेड पीस एंड मॉरलिटी, अशोका की लेगेसी क्या रही, वो क्या छोड़ करके गए। एज ए रूलर हु शिफ्टेड फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट टू प्रमोटिंग पीस एंड मोरल वैल्यू इज ए टेस्टामेंट टू हिज यूनिक प्लेस इन हिस्ट्री। इन्हीं मोरल वैल्यूज की वजह से हिस्ट्री में उनका एक यूनिक प्लेस बन गया है। हिज धमा एम्फेसाइज्ड एथिकल लिविंग एंड कंपैशन, setting a remarkable example of governance based on principle of morality and the well-being of his people. The impact of Ashoka Dhamma on Maurya Empire and beyond। अच्छा, इनके धमा का और मौर्य एम्पायर से बाहर क्या इम्पैक्ट रहा। अशोका धमा had a profound impact on Maurya Empire as it transformed the empire's approach to governance and social harmony। Beyond the empire, Ashoka moral teaching left an enduring legacy। कहाँ तक ये नहीं फैला, इनके मैसेजेस बाहर सारे विदेशों तक, इनकी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि दूर दूर तक मौर्य एम्पायर के बाहर भी उन्होंने अपने मैसेजेस दिए और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को स्प्रेड किया। आई थिंक ये चैप्टर आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।